नमस्कार रेल साथियों। पेपर में हम अब 40 प्रश्न तक कर लिए थे और 40 से आगे की ओर बढ़ते हैं। पार्ट ये तीसरा हो जाएगा, अपना पार्ट तीसरा बन जाएगा। तो 40 तक हो गया था। अब यहाँ हम 41 से लेंगे। तो 41 के लिए देख लेते हैं। 41 है आईसीएफ। यहाँ आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से है, इतना तो आप जानते होंगे। आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से है। और आरसीएफ की बात करें तो आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री होता है। और बीएमएल की बात करें तो बीएमएल के बारे में भी आप जानते होंगे, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड होता है। तो ये आईसीएफ चेन्नई में है, पेराम्बूर में है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलोर में है। तो इनमें आईसीएफ के लिए पूछा है, आईसीएफ द्वारा बनाया आधुनिक ट्रेन सेट कौन सा है। तो मॉडर्न ट्रेन सेट रिसेंटली डेवलप्ड बाय आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई में है, ये लोकेटेड है। तो ये वंदे भारत है। यहाँ ऑप्शन ए आपका एक्यूरेट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम 42 की बात करें साथियों, नेम ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर सैलरी बिल्स। वेतन बिल बनाने हेतु तो इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। जो आपका वेतन बिल बनता है उसके लिए पूछा है कि किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए आई पास का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ अपन जो आई पास है ऑप्शन डी में है, तो यहाँ डी ले लेंगे। प्रश्न नंबर 43 है, मूल वेतन का कितना प्रतिशत सीटीजी के रूप में देय होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार ये रिपीट होता रहता है, तो आपको नॉलेज में रखना जरूरी है। तो इसके लिए आप 80% रट्टा मार लीजिए। जो मूल वेतन होता है, हाउ मच परसेंट ऑफ बेसिक पेज गिवन एज सीटीजी। तो सीटीजी के लिए यहाँ आपका 80% हो जाएगा, इसमें कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। तो सीटीजी को आपको हमेशा 80% लेना है, कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और सीटीजी की यहाँ फुल फॉर्म की बात करें तो कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट होता है। कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट होता है और ये 80% होता है। तो 80% यदि आप देखते हैं ऑप्शन में, तो आपका डी ऑप्शन एक्यूरेट है, तो यहाँ डी ले लेंगे। बढ़िया प्रश्न है, कई बार रिपीट होता रहता है, दिमाग में रखने की जरूरत है इसको। प्रश्न नंबर 44 की बात करें, सूचना के अधिकार के नियम के तहत किन मामलों को छूट है। विच सेक्शन ऑफ आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन आर एक्सेप्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। तो इसमें हम सेक्शन 8 और 9 लेंगे साथियों, क्योंकि इसका जो राइट उत्तर है, जो मामलों की छूट की बात कर रहा है, विच सेक्शन ऑफ आरटीआई आर एक्सेप्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर के लिए 8 और 9 लेंगे, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। तो यहाँ आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 की बात करें, ये पार्ट तीसरा चल रहा है साथियों, 2 पार्ट इसके बन चुके हैं। पेपर बहुत ही अच्छा है, इजी प्रश्न है और आपके काम के प्रश्न है। इन्हीं से लेवल बढ़ता जाता है और इन्हीं से संबंधित प्रश्न वेलफेयर इंस्पेक्टर और एपीओ के लिए तैयार होते रहते हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द पेपर घूमता रहता है। तो ये छोटे प्रश्न हैं, इजी हैं, लेकिन आपके बड़े काम के सिद्ध हैं। तो गौर से इनको दिमाग में रखिएगा। सूचना के अधिकार के नियम के तहत दूसरे अपीलीय अधिकारी कौन है। एज पर आरटीआई एक्ट हु इज द सेकंड अपीलेट ऑथोरिटी। सेकंड अपीलेट ऑथोरिटी के लिए पूछा है, तो सेकंड में आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपके सीआईसी का बनेगा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है इसका, सॉरी सीआईसी के लिए बनेगा इसका। तो सीआईसी के लिए आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका राइट बढ़ जाएगा।
45 में ए ले लेंगे हम। उसी प्रकार 46 की बात करें, EI श्रेणी के कर्मचारी के लिए एक सप्ताह में काम के घंटों की समय सीमा क्या है। तो यहाँ EI का पूछा है, तो EI का हो जाएगा आपका 42 इंटेंसिव के लिए हो जाएगा, 48 कंटिन्यूस के लिए हो जाएगा, और 75 जो हो जाएगा आपका EI के लिए हो जाएगा। ये इंटेंसिव में आ जाएगा, ये कंटिन्यूस में आ जाएगा, और 75 आ जाएगा आपके वर्किंग हाउस ऑफ EI क्लासेज। तो यहाँ 75 आपका ऑप्शन बी में है, तो यहाँ बी आंसर राइट हो जाएगा आपका। उसी प्रकार 47 की बात करें साथियों, 47 अच्छा प्रश्न है। रेल अधिनियम 1989 के कर्मचारी अनुकंपा अधिनियम के खंड 1 to 4 के अंतर्गत अधिकतम देय राशि सीमा रुपए में क्या है। व्हाट इज द सेलिंग फॉर एक्स ग्रेटिया कंपेंसेशन अंडर ECA अंडर सेक्शन 1 to 4 ऑफ रेलवे एक्ट 1989 रुपीज। तो इसके लिए 25 लाख है, फिक्स है ये राशि, आप इसको याद रख सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, बी ऑप्शन है। और ये प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, इससे संबंधित हर बार 4-5 प्रश्न रिलेटेड होते हैं। तो इस प्रश्न में से 4-5 प्रश्न होते हैं, 4-5 प्रश्नों में से 2-3 प्रश्न वो पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसका भी थोड़ा क्लियर कर देते हैं आप लोगों को। किसी फैक्ट्री में बच्चों के पालनाघर की व्यवस्था के लिए न्यूनतम कितनी महिला कर्मचारियों का होना अनिवार्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि कोई वर्कशॉप है, फैक्ट्री है, वहां पे महिलाएं काम करती हैं, तो कम से कम कितनी महिलाओं पर पालनाघर की व्यवस्था होनी चाहिए। पालनाघर को इंग्लिश में कहते हैं CRECHES, ये वर्ड है अंग्रेजी का, अंग्रेजी माध्यम वाले इसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये प्रश्न है जो ऐसा टॉपिक है, ये फैक्ट्री एक्ट का प्रश्न है, और इसमें 4-5 प्रश्न मुख्यतः बनते हैं, वो मैंने हर वीडियो में बताता रहता हूँ। इस वीडियो में भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। हम शुरुआत ऊपर से करते हैं, सबसे पहले 1000 आदमियों से करते हैं। अगर किसी फैक्ट्री में 1000 आदमी या वर्कर या श्रमिक या कर्मचारी काम करते हैं, तो वहाँ CSO की नियुक्ति होना अनिवार्य है। यहाँ CSO से मतलब क्या होता है, यहाँ CSO से मतलब होता है चीफ सेफ्टी ऑफिसर। तो ये तो रहा आपका पहला प्रश्न 1000 आदमियों पर। दूसरा, कई बार अपने को पूछा जाता है कि वेलफेयर की नियुक्ति कितने वर्कर्स पे होती है, कितने कर्मचारियों पे होती है। तो वेलफेयर की नियुक्ति, WI की नियुक्ति आपके 500 पे होती है, और डिस्पेंसरी या डॉक्टर की नियुक्ति भी 500 वर्कर पे होती है। इसमें आप डॉक्टर लिख सकते हैं या डिस्पेंसरी लिख सकते हैं। और 500 आदमियों पर ही आपके एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है किसी कारखाने में। यदि किसी कारखाने में 500 या 500 से ज्यादा आदमी काम करते हैं, तो वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। 500 आदमियों पे डॉक्टर की या डिस्पेंसरी की व्यवस्था होनी चाहिए, और वेलफेयर की नियुक्ति भी 500 आदमियों पे होनी चाहिए। तो ये 500 का जो आंकड़ा है, ये आपको रट्टा मार के याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक पूछा जाता है कि कितने आदमियों पर कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो आपको ध्यान रखना है, 250 आदमियों पे किसी कारखाने में कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। मान लीजिए किसी कारखाने में 250 या 250 प्लस से अधिक काम करते हैं, तो वहां पर कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये कारखाने फैक्ट्री एक्ट का रूल है। ये मैं डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो 4-5 पर्सन जो मैं बता रहा हूँ, इन्हीं में से पूछ लेता है वो कभी वेलफेयर की बारे में पूछ लेता है कि कितने आदमियों पर किसी कारखाने में वेलफेयर की नियुक्ति होनी चाहिए। वेलफेयर इंस्पेक्टर की तो 500 पे होनी चाहिए, 500 पे डॉक्टर की या डिस्पेंसरी की होनी चाहिए, 500 पे एम्बुलेंस के लिए होनी चाहिए, 250 के लिए कैंटीन है। और मान लीजिए किसी शॉप में 150 या 150 से ज्यादा काम करते हैं, 150 या 150 से ज्यादा काम करते हैं, तो वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां पर क्या होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां पे फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था होनी चाहिए 150 पे। अब आते हैं मेन प्रश्न पर। यहाँ महिलाओं के लिए पूछा था, तो किसी भी कारखाने में, फैक्ट्री में, वर्कशॉप में 30 या 30 से अधिक महिलाएं हैं, वहां उनके बच्चों के लिए पालनाघर की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो उनके जो बच्चे हैं साथ में आए, तो पालनाघर में खेले कूदे, दूध पिए,
पालनगर में झूला झूलते रहे, जिसको इंग्लिश में आप CRECHES, ये इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश मीडियम वाले इससे समझ जाएंगे। तो यहाँ प्रश्न हो गए, तो आपका 30 हो गया। तो 30 इसलिए याद रखना जरूरी है कि 30 महिला या 30 प्लस, देखिए हमेशा 30 या 30 प्लस मानिए, 30 या 30 प्लस। उसके लिए पालनगर है, 150 के लिए फर्स्ट एड बॉक्स है, 250 के लिए कैंटीन है, 500 के लिए वेलफेयर इंस्पेक्टर है, 500 के लिए डॉक्टर या डिस्पेंसरी है, 500 के लिए एम्बुलेंस है और 1000 के लिए चीफ सेफ्टी ऑफिसर है। तो मैंने ये 1 2 3 4 5 6 और 7 प्रश्न बता दिए। इन्हीं में से वो 2 प्रश्न पूछता रहता है, वो चाहे वेलफेयर इंस्पेक्टर का हो, चाहे आपके जूनियर सीनियर क्लर्क का हो, APO का हो, इन्हीं के इर्द गिर्द वो घूमता रहता है, इनसे ज्यादा बाहर नहीं जाता है। फिर चलिए हम 49 की बात करते हैं। 49 में राइट टू इंफॉर्मेशन है, RTI एक्ट के बारे में है। ये RTI एक्ट का इस पेपर में दूसरा प्रश्न है। तो RTI एक्ट के बारे में भी आपको बहुत अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। RTI एक्ट में मांगी गई जानकारी कितने दिनों में प्रदान की जाती है? तो मैंने बताया था कि ये 1 महीने के अंदर प्रदान की जाती है, अभी ऊपर बताया था। विशेष परिस्थितियों में किसी जीवन से जुड़े मुद्दे मामलों में या किसी जीवन से जुड़ा मुद्दा है, इमरजेंसी का है, तो आपको 48 घंटे का मतलब आपको 2 दिन में भी जानकारी अवेलेबल करवाई जा सकती है। लेकिन साधारणतया यहाँ दिया है तो अपना यहाँ 30 दिन लेंगे, 1 महीना लेंगे, लेकिन इमरजेंसी के मामले में ये 2 दिन में भी जानकारी प्रदान की जा सकती है। RTI का मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, और यह आपके 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू हो गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। बाद में फिर जम्मू कश्मीर को भी जोड़ दिया गया था RTI से। और RTI आप जानते हैं भारत मुक्त भ्रष्टाचार बने, इसलिए RTI लाया गया। इसी प्रकार हम बात करेंगे 50 नंबर के प्रश्न की। 50 में पहले मैटरनिटी लीव की बात थी, अब पैटर्निटी लीव पे आ जाओ। पहले महिला के जो रेलवे फीमेल एम्प्लॉई है उसके मैटरनिटी की बात थी, अब पितृत्व अवकाश की बात आ गई। तो यदि किसी कर्मचारी की पत्नी शुरू के जो 2 बच्चे हैं उनको डिलीवरी के समय पिताजी महोदय को 15-15 दिन का रेलवे अवकाश देती है 2 बार, इसको अपन पैटर्निटी लीव बोलते हैं। ये 15-15 दिन का होता है। ये डिलीवरी पीरियड से लेकर के आप 6 महीने की अवधि में, 6 मंथ की अवधि में आप इसको 15 दिन के अवकाश को कभी भी ले सकते हैं। 6 महीने का टाइम है। यदि आप 6 महीने में नहीं लेते हैं तो ये लैप्स हो जाती हैं, और ये शुरू के 2 बड़े जीवित बच्चों पे मिलती है, 15-15 दिन की मिलती है, जिसकी 6 महीने की अवधि होती है। 6 महीने की अवधि में आप कभी भी इसको ले सकते हैं। 15 दिन प्रथम बच्चे के लिए है और 15 दिन सेकंड बच्चे के लिए है। यदि आपने थर्ड बच्चा और हो गया, आपका तीसरा बच्चा और हो गया, तो तीसरे बच्चे पे ये रूल लागू नहीं है। 2 बच्चों तक ये सुविधाएं हैं। तो यहाँ इन्होंने पूछा था कितने दिनों के लिए दिया जाता है, तो 15 दिनों के लिए जाता है। तो ये डी ऑप्शन में आपके 15 दिन यहाँ लिखे हुए हैं। छोटे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, और यही प्रश्न एग्जाम में घूमते रहते हैं। देखिए प्रश्न नंबर जो 51 है, ये MACP का आ गया है वापस। तो MACP की फुल फॉर्म होती है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम होती है। ये एक योजना थी जो कि आपके 1/9/2008 को आई थी। ये तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है और पूरा ऊपर वीडियो में मैंने ये बता दिया है, तो आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आपको सब चीजें क्लियर होती जाएगी। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, यहाँ फुल फॉर्म पूछ रहा है इसकी। तो मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम होता है। तो हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में एक्यूरेट है। तो ये बी ऑप्शन में आपके एक्यूरेट है। M से मॉडिफाइड हो जाएगा, A से एश्योर्ड हो जाएगा, C से कैरियर हो जाएगा, और P से आपके प्रोग्रेशन हो जाएगा, और यहाँ S लगा हुआ नहीं था, अपन लगा लेते हैं S। तो S से ये स्कीम हो जाएगा। दैट इसकी आपको ध्यान है 1/9/2008 को ये आई थी। इसमें और क्या याद रखना है, इसमें एक वेरी गुड का बेंचमार्क था जो 25 जुलाई 2016 को लागू हुआ था। ये इसमें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये वेरी गुड का जो बेंचमार्क है ये 25 जुलाई 2016 की जो डेट है ये पूछी जाती है, इसलिए मैंने ये बताया। बाकी इसके बारे में डिटेल से मैंने आपको पूर्व में बता दिया है। भाई इसमें 3 वित्तीय लाभ मिलते हैं जो कि 10, 20, 30 साल की सर्विस पे, यानी 10-10 साल के अंतराल पे दिया जाता है। इसमें होता क्या है, 3 ग्रेड दे दिए जाते हैं, आगे के पैसों का फायदा दे दिया जाता है। 3 वित्तीय लाभ इसमें मिलते हैं। ये मैंने कई बार पूरे वीडियो में भी बताया है और अच्छी तरह क्लियर किया गया है, तो आप लोग यहाँ समझ गए होंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है।
मुझे नहीं लगता कि एमएससीपी मेरे से पढ़ने के बाद, अगर मैंने एक बार वीडियो में एमएससीपी का पूरा आपको खोल के बता दिया है, तो मेरी सोच यह है कि मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों का एमएससीपी का प्रश्न परीक्षा में गलती हो जाएगा। अब देखिए 52 नंबर का जो प्रश्न है वो भी एमएससीपी मंजूर करने वाली स्क्रीनिंग कमेटी में अधिकारी कितने होंगे, अधिकारियों के लिए पूछा है। तो वहां 3 अधिकारी होते हैं, कॉमन सी बात है, तो आप भी लगाइए। अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आईसीएफ कहाँ स्थित है, आईसीएफ इज लोकेटेड, तो ये पेराम्बूर में है जो आपके चेन्नई में पड़ता है, तो ऑप्शन यहाँ ए ले लेंगे। अब यहाँ सीपी ग्राम्स के लिए पूछा है, तो सीपी ग्राम्स के लिए पूछा है, सीपी ग्राम्स एक नोडल विभाग कौन सा है उसके लिए पूछा है। तो सीपी ग्राम्स जो यहाँ है इसकी फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए। फुल फॉर्म जो इसकी होती है वो होती है सेंट्रलाइज्ड, पी से पब्लिक, ग्रीवेंस, आर से रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रलाइज्ड, पब्लिक, ग्रीवेंस, रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। तो इसके लिए नोडल विभाग के लिए पूछा है, नोडल इसका विभाग कौन सा है, तो ये जो इसमें नोडल विभाग आएगा वो आपका DARPG आएगा। इसके लिए जो नोडल विभाग आएगा वो आपका ऑप्शन बी आएगा, जिसमें DARPG आता है। तो यहाँ बी ऑप्शन ले लेंगे। चलिए 55 में चलते हैं। 55 भी बहुत अच्छा प्रश्न है, IREM का पूरा नाम पूछा है, तो ये भी अच्छा प्रश्न है और फुल फॉर्म पूछी है। तो एब्रीवेशन से संबंधित तो आप ये मान के चलिए कि जितनी भी रेलवे में अच्छी अच्छी एब्रीवेशन है जो बार बार रिपीट होती है उनको तो आप रट्टा मार ही लिए। एब्रीवेशन से संबंधित कम से कम 3-4 मैंने ये देखा है कई पेपरों में तो ये 7-8 एब्रीवेशन पूछ ली जाती है। अब यदि आपको 100 प्रश्नों में से 8 एब्रीवेशन पूछ ली जाती है तो ये किसी पेपर के लिए बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ IREM होता है, तो यहाँ के लिए आप डी ऑप्शन ठीक है। आई से इंडियन हो जाएगा, आर से रेलवे हो जाएगा, ई से एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा और एम से मैनुअल हो जाएगा। इसके साथ ही आप इसी से रिलेटेड एक और याद रखिए, वो भी पूछता रहता है एग्जामिनर, IREC पूछता है। यहाँ अंतर क्या है, यहाँ एम है यहाँ सी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड हो जाएगा। यहाँ एम था तो मैनुअल हो गया। तो ये लो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपके ध्यान में रहेगी, अब इसमें आपकी गलती नहीं होगी। तो ये डी ऑप्शन यहाँ ले लेंगे। उसी प्रकार से 56 में चलते हैं। एक 6 महीने में कितने दिन की LHAP छुट्टी देनी बनती है, तो ये तो LHAP से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसमें गलती करेंगे। तो 6 महीने के अंदर जो LHAP बनती है, LHAP 6 महीने में जो LHAP बनती है आपकी वो 10 बनती है, और अगले 6 महीने की 10 बनती है, तो साल में 20 HLAP आपकी 6 महीने के टुकड़ों में 2 बार बनती है, तो 20 LHAP बनती है आपकी। और 30 LAP बनती है रेलवे में एक साल की, 30 LAP बनती है जो 15-15 के टुकड़ों में बनती है, 15 6 महीने की जनवरी से जुलाई तक, और 15 जनवरी 30 बनती है। CL की बात करें तो 8 CL वर्कशॉप में बनती है और 10 CL ओपन लाइन में बनती है। विकलांग व्यक्ति को 4 CL एक्स्ट्रा मिल जाती है, पूछा जाता है कई बार विकलांग व्यक्ति को 4 CL एक्स्ट्रा ओपन लाइन में अगर विकलांग व्यक्ति है तो 10 और 4 14 हो जाएगी, वर्कशॉप में विकलांग व्यक्ति है तो 8 और 4 12 इसमें हो जाएगी। तो LHAP के बारे में पूछा था तो 20 बनती है, 10 बनती है 6 महीने की, 10 बनती है 6 महीने की, तो 6 महीने 12 यानी 12 महीने में 20 LHAP बनती है, 30 LAP बनती है, 8 CL बनती है, ओपन लाइन में तो 10 ये बनती है। इस प्रकार से छुट्टियों का है। कई बार इनको महीने के हिसाब से पूछ लेता है कि एक महीने में कितने LAP बनती हैं, तो 30 में 12 का भाग दे लीजिए, 30 में आप 12 का भाग देंगे तो ये आ जाएगी आपका 2.5 यानी 2.5 LAP एक मंथ की बनती है। कई बार पूछा गया है एक महीने में कितनी LAP बनती है, 2.5 बनती है,
उसी प्रकार से कई बार ये भी पूछा गया है कि एक महीने में कितनी LHAP बनती है, तो 20 में 12 का भाग दे लीजिए। तो 20 में 12 का भाग देंगे तो यहाँ 1 और 1.6 बनेगा। तो ये पूछा जाता है। तो इसमें कहीं कोई घुमा फिरा के भी पूछे तो कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उस हिसाब से 57 पे चलते हैं। क्रिस्की सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम की परियोजना के बारे में पूछा है। विच ऑल अमोंग द फॉलोइंग आर द CRIS प्रोजेक्ट्स। इसमें इन्होंने लिखा है फोइस, PRS, जनरली मार्केट प्लस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ जो अपन 57 में इनको करेंगे वो फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, FOIIS का फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। तो यहाँ पे जो उत्तर लेंगे हम HRMS, PRS और फोइस। तो 1, 2 और 4 बन जाएगा आपका। तो ऑप्शन बी ले लेंगे, यहाँ ऑप्शन बी ले लेंगे। उसी प्रकार से 58 है। ग्रुप सी के चयन में निचले ग्रेड में से कम कितने वर्ष की लगातार सेवा होना जरूरी है। तो ये 2 वर्ष की सेवा चाहिए, अपन सभी जानते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ ग्रुप बी अधिकारी का ग्रेड पे पूछा है क्या है, तो ग्रुप बी अधिकारी का ग्रेड लेवल 8 होता है। अभी मैंने लेवल 8 तक को आपको पूर्व में ऊपर वीडियो में बताया भी है। लेवल 8 का मतलब यहाँ होता है लेवल 8 की बेसिक हो जाएगी आपकी, देखिए लेवल 7 की तो होती है जो SSC तक आता है। लेवल 7 में आपके हो जाएगा 44,900 हो जाएगा। और वेलफेयर इंस्पेक्टर की आप जानते ही हैं L6 में आता है। JE की कह दो, MCM की कह दो, वेलफेयर इंस्पेक्टर की कह दो, तो ये 35,400 आता ही है। इतना आप जानते हैं। लेवल 8 की यहाँ बात करें तो लेवल 8 में 47,600 रुपये हो जाएंगे। तो आप यहाँ लेवल 8 ले लेंगे तो लेवल 8 बिल्कुल सही है, सी आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम 60 नंबर के प्रश्न की। पदोन्नति के कितने माह के भीतर कर्मचारी वेतन निर्धारित विकल्प दे सकता है। तो 1 महीने का समय मिलता है इसमें आपको। जब भी आपका प्रमोशन होता है तो वेतन निर्धारण हेतु जो 1 महीने का टाइम दिया जाता है आपको, उसके 1 महीने के अंदर आपको विकल्प भर के, फॉर्म भर के देना पड़ता है। 1 महीने का टाइम वो होता है। तो यहाँ ये 1 महीने का टाइम ले लेंगे, ऑप्शन ए यहाँ राइट हो जाएगा। अब ये राजभाषा का प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा है। भारतीय संविधान की अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो ये प्रश्न ऊपर आ चुका। ये 8 ही अनुसूची है और 8 ही अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। अब 22 भाषाओं में आपको ध्यान क्या रखना है कि एक तो इसमें इंग्लिश भाषा नहीं है, 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा 22 भाषाओं में एक नेपाली भाषा है जो कि एकमात्र विदेशी भाषा है जो शामिल है। ये पूछा जाता है प्रश्न, नेपाली भाषा है जो एक 22 भाषाओं में एकमात्र विदेशी भाषाओं में शामिल है। तो विदेशी भाषा है ये एकमात्र नेपाली जो इन 22 भाषाओं में शामिल है। और ये कब शामिल की गई थी नेपाली, ये 1992 में की गई थी। 1992 में की गई थी। उसमें 3 भाषाएं शामिल की गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो ये 73वां विधान संशोधन था उस समय। तो वर्तमान में अपन, मैंने इसके राम कहानी भी ऊपर आपको बताई है। तो 22 भाषाएं ले लेंगे। तो यहाँ 22 भाषाएं आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। एक बार फिर बता देता हूँ ये 22 भाषाएं कैसे आई। जो अभी हम 22 भाषाओं का उत्तर ले रहे हैं ये कैसे आई है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 1950 से चलते हैं। 1950 में क्या हुआ, भारतीय संविधान ने 14 भाषाओं को मान्यता प्रदान करी। फिर 1967 में क्या हुआ, 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें एक भाषा सिंधी जोड़ी गई, तो ये 15 हो गई। फिर क्या हुआ, 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ। अब 71वां संविधान संशोधन हुआ तो 3 भाषाएं जोड़ दी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तो ये 15 और 3 18 हो गई। फिर क्या हुआ, 2003 में क्या हुआ, 92वां संविधान संशोधन हुआ। जब 92वां संविधान संशोधन हुआ तो 4 भाषाएं और जोड़ दी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली, तो ये 18 और 4 22 भाषाएं हो गई। तो ये 22 भाषाओं की राम कहानी थी। जो आपका ऑप्शन ए है तो यहाँ 22 भाषाएं ले लेंगे तो ये राइट हो जाएगा आपका। उसी हिसाब से 62 है, एक बार में असाधारण छुट्टी वर्ष से अधिक स्वीकृत नहीं की जा सकती। अब यहाँ असाधारण छुट्टी के बदले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की बात हो रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और इसका आंख मीच के मारिए सीधा 5 साल, 5 साल रेलवे में 5 साल, इसको रट लीजिए, फिक्स आंकड़ा है। अब जैसे CCL है, चाइल्ड केयर लीव छुट्टी है, कितने दिनों तक दे है,
तो चाइल्ड केयर लीव जो CCL इज गिवन अप टू डेज, तो ये क्या होता है, ये ऐसे होता है कि ये दो टुकड़ों में मिलती है, यानी 365 और 365 दो टुकड़ों में है ये। तो 365 को हम जोड़ेंगे तो 730 आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि ये एक वर्ष में 3 बार ली जा सकती है और मिनिमम कम से कम 5 दिन की ली जा सकती है। अब इसमें यह भी पूछा जाता है कि जो ये प्रथम 365 छुट्टियां हैं, इसका पेमेंट की भुगतान की दर जो होती है वो 100% की दर से होती है, और 365 के लेने के बाद जो अगली 365 लेंगे उसमें 80% की दर से इसका भुगतान होता है। तो अब ये 1 2 3 4 5 6 प्रश्न इससे रिलेटेड हो गए, CCL से, चाइल्ड केयर लीव से। तो यहाँ तो इन्होंने पूछा था कितने दिनों तक देई है, तो ये 730 दिनों तक देई है। जैसे आप LND की बात करते हैं, लीव नॉट ड्यू की बात करते हैं, तो वो 360 दिन होती है। अब यहाँ CCL की बात करेंगे तो ये 730 दिन की होती है। तो यहाँ डी ऑप्शन ले लेंगे। तो अब ये जैसे 64 प्रश्न है, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब इन्होंने पूछा है यहाँ ऑन रिक्वेस्ट और म्यूचुअल ट्रांसफर की बात तो हो नहीं रही है साथियों। भाई ऑन रिक्वेस्ट और म्यूचुअल ट्रांसफर के नियम अलग है, यहाँ जो प्रशासन अपना ट्रांसफर करता है उसकी बात हो रही है। अब उन्होंने किलोमीटर दिया है कि मान लीजिए कोई रेलवे का कर्मचारी है, उसका ट्रांसफर होता है और वो 1500 किलोमीटर पर करता है उसका प्रशासन ट्रांसफर, तो कर्मचारी को कितने दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। तो ज्वाइनिंग टाइम के लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, यदि 1 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक है तो उसको 10 दिन का दिया जाता है, और 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है तो उसको 12 दिन का दिया जाता है, और 2000 किलोमीटर से ऊपर है प्लस अबोव है तो उसको 15 दिन का दिया जाता है। मान लीजिए कोई कर्मचारी का 2000 किलोमीटर से ऊपर ट्रांसफर होता है, ये नियम यहाँ तक लागू नहीं है, ये 2000 के बाद का नियम लागू है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इस पेपर में। तो मान लीजिए कोई कर्मचारी है, 2000 किलोमीटर से उसका ऊपर ट्रांसफर हो गया, तो 2000 किलोमीटर से उसका ऊपर ट्रांसफर हो गया, मान लो वो ट्रेन से नहीं जाकर के, बस से नहीं जाकर के बाई एयर जाता है, बाई एरोप्लेन जाता है, और 2000 किलोमीटर से उसके ऊपर की दूरी है तो उसको 12 दिन का टाइम मिलेगा, और वैसे उसको 2000 से अब हो तो 15 दिन का मिलेगा। तो आपका जो ये 1500 किलोमीटर है किसके बीच में आ रहा है, ये 1000 से 2000 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ 12 दिन आप इसका उत्तर ले लोगे, क्योंकि 1000 किलोमीटर तक 10 दिन का टाइम है और 1000 से 2000 किलोमीटर तक 12 दिन का टाइम है। तो ये 1500 1000 से 2000 के बीच में आ गया, तो इसमें आपका 12 उत्तर हो जाएगा। इसमें कहीं कोई संशय या कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। और नहीं समझ में आए तो मेरे पूरी वीडियो आप देख सकते हैं, 2 वीडियो देखो, 5 देखो, 10 देखो, 15 देखो, 20 देखो। 15-20 वीडियो तो देखने के बाद आपकी गाड़ी ऐसी रफ्तार पकड़ेगी कि आपको किसी BTC के अंदर या STC के अंदर या PTC के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहे हैं रेलवे के, चाहे वो सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर हो, चाहे वो अधिकारियों के ट्रेनिंग सेंटर हो, चाहे वो कार्मिक शाखा के हों, PTC के हों, जितने भी इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहे हैं रेलवे में, यदि आप मेरे वीडियो देख लेते हैं, 220 वीडियो मैंने डाल रखे हैं प्रेजेंट में, उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल आपके सब प्रकार के वीडियो हैं। तो जहां तक मेरी सोच है, यदि आप इन 220 में से 50 वीडियो भी ढंग से देख लेते हैं तो आपको किसी टीचर की या किसी इंस्ट्रक्टर की या किसी रेलवे अधिकारी की, या जो सुपरवाइजर ट्रेनिंग में पढ़ा रहे हैं, BTC में पढ़ा रहे हैं, PTC में पढ़ा रहे हैं, उनमें किसी गाइडेंस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते इतना अनुभव हो जाता है कि ये सब चीजें हमारे अंगुलियों पर होती है। तो जो मेन चीजें हैं मैं वीडियो में बता देता हूं, तो कहीं कोई आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको किसी PDF की जरूरत है, पेपर की जरूरत है, क्वेश्चन बैंक की जरूरत है, मटेरियल की जरूरत है, एक अच्छे रेलवे द्वारा जो जारी किया जाता है क्वेश्चन बैंक, उसकी जरूरत है, तो मैंने आपको नंबर दे ही रखे हैं। आप इन नंबरों पे संपर्क करके आप परेशान नहीं हुए। इन नंबरों पे 8000382640 इन नंबरों से लेके किसी भी प्रकार की BR क्लासेस से सहायता ले सकते हैं। और BR क्लासेस जो चलाई जा रही है आप लोगों की सुविधा के लिए ही चलाई जा रही है, और इसमें रेलवे के
बहुत अच्छे अच्छे उच्च पदों पर आसीन लोग काम कर रहे हैं। एक्सपर्ट रिव्यू मेंबर कमेटी में वो लोग काम कर रहे हैं। वो तहे दिल से अपने लक्ष्य की तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो लोग पर्दे के पीछे बीआर क्लासेस की मदद कर रहे हैं। बीआर क्लासेस की मदद करने का मतलब मेरी मदद कर रहे हैं, और उन लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। उन लोगों का मैं वाकई उन लोगों का मैं सम्मान करता हूँ, और उन लोगों की वजह से ही आज ये चैनल इतने कम समय में सफलताएं दे पा रहा है। और तो उन लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ, और बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे पदों पर आसीन हैं। बीटीसी में पढ़ा रहे हैं, सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं, पीटीसी में पढ़ा रहे हैं। तो उनका मेरी प्रति सहानुभूति है और उनकी कृपा है, जो मेरे को कोऑपरेट करते रहते हैं। और उनकी वजह से ही ये चैनल चल पा रहा है, तो उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने अपने लक्ष्य में भी झंडे गाड़े हैं। तो आप लोगों की मदद के लिए ही है। किसी प्रकार की मदद आपको चाहिए तो मैंने आपको ये नंबर दे दिए हैं, परेशान नहीं होए। किसी प्रकार का पेपर का पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो आप इन नंबरों पे बात कर सकते हैं 8003826408। चलिए हम 65 में आ जाते हैं। कहाँ बीच बीच में कहाँ रुक जाते हैं। एक बार में अधिकतम कितने दिन की एलएपी मंजूर हो सकती है? बहुत इजी प्रश्न है। एक बार में आप 6 महीने की एलएपी मंजूर करा सकते हैं। 6 महीने का मतलब यहाँ 180 दिन है। इतने तो आप पढ़े लिखे हैं, रेलवे के एग्जाम दे के आए हैं। 180 दिन को आप 6 महीने भी बोल सकते हैं, और वीक में करे तो 26 वीक भी इसको बोल सकते हैं। तो जो एलएपी होती है आपकी, आप 6 महीने तक एक साथ मंजूर करा सकते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। छोटे छोटे प्रश्न अपने से गलत हो जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए प्रश्न नंबर 66 है। प्रतिवर्ष सरकार द्वारा कितने रुपए प्रति कर्मचारी की दर से एसबीएफ में दिए जाते हैं? देखो, एसबीएफ का स्टाफ बेनिफिट फंड होता है। ये जो एसबीएफ है, ये स्टाफ बेनिफिट फंड होता है, और ये रेलवे में 1931 में आया था। ये ईयर आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना साथियों। ये बार बार पूछा जाता है एसबीएफ रेलवे में कब आया था, तो ये 1931 में आया था। इस ईयर को रट लेना आप, और इसकी फुल फॉर्म भी रट लेना। स्टाफ बेनिफिट फंड होता है। और ये भी रट लेना कि इसमें जो कर्मचारियों की अंशदान की जो राशि थी, वो पहले 500 रुपए थी, अब इसको बढ़ा करके 800 रुपए कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 800 ही उत्तर लगाना है यदि ये प्रश्न आता है तो। और आता है, ये हर पेपर में आता है। 800 लगाना है, इस पेपर में भी है, लेकिन इसमें क्या है, ये 500 दे रखा है, जो कि गलत है। आंसर की में भी गलत है। और ये है ना, जो ये राशियां गलत हैं सारी। ये तीनों चारों राशियां गलत हैं। इसमें 500 से 800 रुपए कर दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि आपको इस प्रश्न में किस उत्तर पे अंक देगा। अब सवाल ये है कि आप ये 500 लगाओगे जब भी उत्तर देगा, क्योंकि 800 रुपए इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन आपको 800 रुपए ध्यान रखना है। अब जो ये पेपर में छप जाता है, क्योंकि रेलवे के जो अधिकारी महोदय होते हैं, वो भी किसी न किसी बुक्स को, क्वेश्चन बैंक को या किसी बुक्स को आधार बना के पेपर तैयार करते हैं, तो गलतियां उनसे भी हो जाती हैं। प्रत्येक आंसर की में 2 से 4 प्रश्नों की गलतियां देखी जाती हैं हर डिवीजन में। आप रेलवे का पेपर जो सोल्व करते हैं, जो दे के आते हैं, वेलफेयर इंस्पेक्टर का, एपीओ का, ग्रुप बी अधिकारी का, किसी भी प्रकार का आप जो पेपर में अटेम्प्ट करके आते हैं रेलवे के किसी भी डिवीजन में, उसमें प्रत्येक जो रेलवे का डिपार्टमेंटली पेपर होता है, उसकी आंसर की में 2 से 4 से लेकर के 5-7 प्रश्नों तक गलतियां देखी जाती हैं। तो इसमें भी मैं कई बार वीडियो में बताता रहता हूँ, ये 500 की जगह 800 रुपए हो गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 800 रुपए, अगर आप कहोगे सर इसमें तो 800 रुपए तो है ही नहीं किसी ऑप्शन में, तो आप 500 लगाइए, क्योंकि रेलवे 500 को मान करके आपको नंबर देगा पुराने के हिसाब से। तो ये बात है साथियों, आपको कई चीजें साथ में लेके चलनी पड़ती हैं। चलिए साथियों चलते हैं 67 पे चलते हैं। 67 है द टेन्योर ऑफ एसबीएफ स्टाफ बेनिफिट कमेटी की बात कर रहा है। इन द डिवीजन ऑफ हाउ मेनी इयर्स। तो ये जो प्रश्न है साथियों, मंडल में कर्मचारी हित निधि कमेटी का कार्यकाल कितना होता है? तो मंडल में तो 1 साल का होता है, ये रट्टा मार लीजिए, 1 साल का होता है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट है।
प्रश्न नंबर 68 की बात करें साथियों, प्रश्न नंबर 68 एक बहुत अच्छा प्रश्न है। अस्थायी योग्यता प्राप्त करने के बाद की गई नौकरी के कितने प्रतिशत भाग की गणना सेटलमेंट भुगतान हेतु की जाती है। तो अस्थायी योग्यता के बारे में पूछा, व्हाट परसेंटेज ऑफ सर्विस टेकन आफ्टर रिसीविंग टेम्परेरी स्टेटस कैलकुलेटेड फॉर सेटलमेंट पेमेंट। तो इसके लिए सीधा सीधा आपका आंसर 50% हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सी आंसर आप यहाँ ले लोगे। देखिए यहाँ जो 69% है ये भी बहुत अच्छा है। डीसीआरजी की अधिकतम राशि पूछी है। तो अगर ऑन ड्यूटी आपकी मृत्यु होती है, ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट, ऑन ड्यूटी आप ऑन स्पॉट मरते हैं ऑन ड्यूटी, तो 25 लाख रुपए है। लेकिन यहाँ डीसीआरजी की पूछी है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी की पूछी है। तो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी की पूछी है तो 20 लाख है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ 25 नहीं लगाएगा, 25 ऑन स्पॉट ड्यूटी, जो ऑन ड्यूटी पे मरता है, ऑन ड्यूटी स्पॉट खत्म होता है, मर जाता है आदमी, डेथ हो जाती है, उसके लिए 25 लाख है। तो यहाँ बी ऑप्शन आप डीसीआरजी के लिए ले लेंगे, ऑप्शन बी यहाँ ठीक है। प्रश्न नंबर 70 है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 70 में रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का पूछा है। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 है, तो उसके बारे में पूछा है। ये चल संपत्ति के बारे में कौन से नियम में उल्लेख है, तो उसमें आप ये जो ऑप्शन ए है रूल 18 है ये ले लेंगे, क्योंकि चल संपत्ति के बारे में जो उल्लेख दिया है वो रूल 18 में दिया है। और बाकी की जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको, तो ताकि आपके दिमाग में रहे। जैसे रूल 23 है तो छुआछूत से संबंधित है, रूल 17 है तो दिवालियापन आतंक कर्मचारी से है, और रूल 21 है, जैसे ये रूल 21 है, तो रूल 21 के लिए आप विवाह के संबंध में प्रतिबंध है कि एक से ज्यादा कर्मचारी एक से ज्यादा विवाह नहीं करेगा। और रूल हम जैसे इम्पोर्टेंट में जैसे 9 है सरकार की आलोचना से संबंधित है, रूल 8 है जो प्रेस मीडिया टीवी अखबार से संबंधित है, रूल 7 है जो प्रदर्शन से है, रूल नंबर 6 जो रेल सेवक द्वारा संघ या संगठन में शामिल होने से है, रूल नंबर 4 है जो किसी कंपनी या फर्म में रेलवे के नजदीक रिश्तेदार को रोजगार में प्रतिबंध देने से है, रूल 20 है जो विभागीय अन्य प्रभाव का उपयोग से है, 21 है जो बताई दिया, रूल 10 है जो किसी जांच समिति अथवा प्राधिकारी के समक्ष गवाही देने से है, रूल 11 है जो आरटीआई से रिलेटेड है, रूल 14 है जो रेल कर्मचारी के सम्मान से संबंधित है, रूल 9 है जो सरकार की आलोचना से संबंधित है, रूल 5 है जो राजनीति में भाग नहीं लेने से है, रूल 15 ये है जो रेलवे आवास के दुरुपयोग से है, जैसे किराए पे देना, क्वार्टर में बेड बकरियां रखना, क्वार्टर का दुरुपयोग करना। 18 है जो बताई दिया मैंने, जो इसमें प्रश्न में आया चल संपत्ति के बारे में है। रूल 13 है जो आपके उपहार लेने व देने से संबंधित है। 13 ए है जो दहेज से है, तो ये। और रूल 22 है जो ए जो किसी कारखाने में 14 साल से कम बच्चों के रोजगार नहीं देने से। ये चरित्र रूल नंबर 9 है जो किसी रेलवे कर्मचारी के चरित्र से संबंधित है। तो यहाँ तो जो पूछा था वो ऑप्शन ए पूछा था, रूल 18 चल संपत्ति का बारे में पूछा था, तो ए ले लेंगे यहाँ। महत्वपूर्ण है साथियों, ये 24 के आसपास है, 24 से 26 है, आधा पौन घंटा लगेगा। एक दिन आप इनको ध्यान से कॉपी में लिख लें, रट लें। इनसे संबंधित कई बार 3-4 प्रश्न देखे गए हैं पेपरों में, जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल है, तो 3-4 प्रश्न देखे गए हैं। तो आपको महत्वपूर्ण सारे याद होने चाहिए ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। अब ये प्रश्न है कई बार खूब घूमता रहता है, पूरी रात की अवधि से क्या मतलब है। तो जो रात का 10 बजे से सुबह जो 6 बजे तक का टाइम होता है, इसको फुल टाइम माना जाता है, फुल रात्रि टाइम माना जाता है, रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो ये टाइम आपको याद रखना है। इसलिए इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और पूछा जाता है कि महिला रेल कर्मचारी कौन से समय में नाइट ड्यूटी नहीं कर सकती। तो महिला रेल कर्मचारी शाम के 7 बजे से लेकर के, शाम के PM लिखेंगे, 7 बजे से लेकर के सुबह 6 AM तक वो नाइट ड्यूटी नहीं कर सकती। ये महिलाओं के लिए टाइम की बात देता है कि इस टाइम में महिला नौकरी नहीं करेगी किसी कारखाने या फैक्ट्री में। यानी महिला नौकरी करेगी सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक किसी भी फैक्ट्री एक्ट में महिला कर्मचारी काम करेगी। ये उसके लिए समय की पाबंदी है, वो रात को काम नहीं करेगी। लेकिन जो फुल नाइट मानी जाती है, जिसके लिए आप नाइट अलाउंस लेते हैं, वो 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक का टाइम उसमें माना गया है। तो आप यहाँ कौन सा लेंगे, 10 PM सुबह 6 AM, ऑप्शन ए यहाँ आप
ले लेंगे, 71 में ये आंसर ले लेंगे। उसी हिसाब से साथियों 72 है, कार्य की प्राथमिकता पर लिए जाने वाले समय या पूरक कार्य के लिए रनिंग स्टाफ को एक सप्ताह में कितने घंटे रोका जा सकता है। तो इसका सीधा सा फंडा है 4 घंटे से ज्यादा नहीं है, यानी 8 और 4 12। हाँ ठीक है, 4 घंटे से ज्यादा इसका नहीं ले सकते, डी ले लेंगे यहाँ। 73 नंबर का प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन सा स्टेशन बिलासपुर मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये जो दुर्ग है साथियों, ये बिलासपुर मंडल में नहीं आता है, ये दुर्ग छत्तीसगढ़ में आता है। बिलासपुर मंडल की बात कर रहा है, तो ये चंपा तो है, तो जो बिलासपुर मंडल में आता है, रायगढ़ भी आ जाता है, कोरबा भी आ जाता है, ये दुर्ग नहीं आता है, तो यहाँ सी आंसर आप ले लेंगे। ये HOAR से संबंधित है, हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, उससे संबंधित है, जिसमें 4 श्रेणियां इंटेंसिव, कंटिन्यूस, EI और एक्सक्लूडेड के अंतर्गत कार्यालयाधीक्षक का क्या है, तो कार्यालयाधीश कंटिन्यूस के अंतर्गत आता है। ए पे टिक मारिए, ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसको आप हिंदी में ए विरामी बोलते हैं, कंटिन्यूस। ये भी HOAR से संबंधित है, HOAR 2005 हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन। तो 2005 के तहत कर्मचारियों का वर्गीकरण कितनी श्रेणी में किया गया, तो मैं खूब बता चुका हूँ, 4 श्रेणियों में किया गया है। पहला आपका इंटेंसिव है, दूसरा आपका कंटिन्यूस है, तीसरा आपका EI है और चौथा आपका एक्सक्लूडेड है। तो 4 ले लेंगे, यहाँ ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 76 ले लेते हैं। 76 भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अनुशासन एवं अपील नियम के तहत राष्ट्रपति को अपील किस नियम के तहत की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, APO तक में पूछा जाता है प्रश्न। तो जो रूल 31 है उसके तहत इसमें अपील की जा सकती है, जो रूल 31 है उसके तहत की जाती है। अंडर विच DAR डिसिप्लिन एंड अपील रूल अपील कैन बी मेड टू द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के लिए यहाँ 31 रूल 31 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 77 है, अनुशासन एवं अपील नियम के तहत कुल कितनी शास्तियां हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। 6 तो छोटी हैं और 5 बड़ी हैं, 6 तो छोटी हैं 5 बड़ी हैं। डिसिप्लिन एंड अपील रूल का है 1 अक्टूबर 1968, जो आप चलते हैं डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968, ये पूछा भी जाता है 1 अक्टूबर 1968। तो उसके अंतर्गत ये पूछा है कि भाई कुल कितनी शास्तियां हैं, तो कुल 11 शास्तियां हैं, जिनमें 6 तो छोटी हैं और 5 बड़ी हैं, तो टोटल 11 हो जाएगी, तो आपका यहाँ 11 आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए छोटी कितनी है तो 6 है, पूछ लिया जाए बड़ी कितनी है तो 5 है, तो दोनों मिला के टोटल कितनी है तो 11 है, तो 11 आपके यहाँ वो ए ऑप्शन में है, तो यहाँ ए ले लेंगे। उसी हिसाब से 78 है, NPS के कितने टायर हैं। अब NPS का प्रश्न आ गया तो मैं पूरा ही बता देता हूँ आपको। देखिए NPS क्या था, NPS था न्यू पेंशन स्कीम था, और ये रेलवे में जो 1/1/2004 के बाद जो कर्मचारी आए थे, जो भर्ती हुए थे 1/1/2004 के बाद, उनके लिए ये ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह न्यू पेंशन स्कीम चलाई थी। अब इसको बाद में क्या किया, न्यू पेंशन स्कीम की जगह अब इसका नाम बदलकर नेशनल पेंशन सिस्टम कर दिया। न्यू पेंशन स्कीम की जगह नेशनल पेंशन सिस्टम कर दिया गया। अब इसमें क्या कर दिया कि जो नए कर्मचारी हैं 1/1/2000 के, हालांकि इसकी लड़ाई चालू है रेलवे के अंदर, जो विभिन्न यूनियन है तो वो इस मुद्दे को उठा रही हैं कि साहब रेलवे कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन है, ओल्ड स्कीम है, जैसे काफी जगह इन्होंने 2-3 राज्यों में, छत्तीसगढ़ में, आपके राजस्थान में, इनमें तो यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम चालू भी कर दी है। बाकी रेलवे की लड़ाई या जो सेंटर की लड़ाई है ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, वो चालू है अभी। हो सकता है आने वाले दिनों में सरकार झुक जाए कर्मचारियों के आगे, मजदूर वर्ग के आगे, और ये ओल्ड स्कीम वापस चालू हो जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम वापस चालू हो जाए, हो सकता है। इसके लिए रेलवे संघर्ष कर रहा है, रेलवे की जो विभिन्न यूनियन है वो भी इस काम में लगी हुई हैं, और तो हो सकता है जब राज्यों में जब इसको वापस ओल्ड NPS को वापस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है, तो हो सकता है कि रेलवे में भी ये आने वाले समय में आपकी वापस चालू हो जाए। लेकिन फिलहाल हम जो अध्ययन करेंगे वो पेपर के हिसाब से अध्ययन कर रहे हैं, तो अब इसको न्यू पेंशन स्कीम से नेशनल पेंशन सिस्टम बना दिया गया है, और ये कर्मचारियों के 1/1/2004 की भर्ती के बाद के लागू है। इसमें होता क्या है
इसमें होता क्या है कि बेसिक और डीए का 10% कर्मचारी का काटा जाता है, जिसमें क्या होता है 10% में बेसिक और डीए शामिल होता है, उसका 10% कर्मचारी का काटा जाता है। और रेलवे या नियोक्ता की बात करें तो उसका 14% बेसिक और प्लस डीए का मिलाया जाता है। तो 10 तो कर्मचारी का होता है, 14 नियोक्ता का या रेलवे का होता है। तो ये फंडा आपको यहाँ ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है 10% और ये 14% भी पूछा जाता है रेलवे की तरफ से या नियोक्ता की तरफ से कितना काटा जाता है। तो यहाँ 14% बेसिक प्लस डीए काटा जाता है और यहाँ 10% बेसिक डीए काटा जाता है। 1/1/2004 के बाद के कर्मचारियों के लिए यह होता है। इसमें टीयर पूछे हैं, कितने टीयर हैं, तो इसमें 2 टीयर होते हैं, इसमें 2 टीयर होते हैं। ये टीयर पूछे जाते हैं, स्तर पूछे जाते हैं, हिंदी में कहते हैं स्तर। तो इसमें 2 होते हैं, तो 2 कौन से हैं, डी ऑप्शन में है, तो यहाँ डी ऑप्शन ले लेंगे। तो चलिए साथियों, फिर ये 79 है, ये पूछ लिया मैंने। ऊपर इसका जो पार्ट फर्स्ट बनाया था उसमें इसकी डिटेल भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी थी कि पेंशन कम्युनिटेड के लिए कितना लगाता हूँ। अपना कोई उसमें सोचते नहीं है, सीधा उत्तर लगाते हैं 40%। कभी भी इस प्रश्न में सोचना नहीं है, 40% लगाना है। ये भुगतान सेटलमेंट के लिए, रनिंग कर्मचारियों के लिए 55%, जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पेंशन सारांशीकरण का अधिकतम प्रतिशत पूछा है, पेंशन कम्युनिटेड का, जो मैंने आपको कम्युनिटेशन ऑफ पेंशन जो मैंने पूर्व में ऊपर फर्स्ट पार्ट में इसको क्लियर कर दिया था। तो पेंशन के सारांशीकरण के लिए 40 है और रनिंग भत्ते के सेटलमेंट के भुगतान के लिए 55% है। तो ये भी अच्छा प्रश्न था। चलिए अब 80 नंबर की बात कर लेते हैं। 80 नंबर के प्रश्न में क्या है, 80 नंबर के प्रश्न में है कि श्री अश्विनी वैष्णव जी जो वैष्णव में वर्तमान में पद क्या क्या है, उनके पास क्या क्या पद हैं। तो ये एक तो ये रेल मंत्री हैं वर्तमान में, इतना तो अपन जानते ही हैं। और मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन का जो विभाग है श्री अश्विनी वैष्णव जी के पास ही है, रेल मंत्री जी हैं वर्तमान में अपने। और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का विभाग है, ये भी इनके पास ही है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ये प्रेजेंट में है। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैं, तो ये भी हैं। तो इसका मतलब ये चारों हैं। तो चारों किसमें है, 1 2 3 एंड 4, तो ये डी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों इस पेपर में 110 प्रश्न थे और 110 में से अपन ने यहाँ 80 प्रश्न इसमें सोल्व कर लिए हैं। अब ये जो बाकी के 30 प्रश्न बचे हैं, बाकी के जो 30 क्वेश्चन बचे हैं, बाकी के जो 30 क्वेश्चन बचे हैं, 30 क्वेश्चन में अपने यहाँ 81 से 81 से 110 तक 30 प्रश्न है। ये लास्ट अपन फोर्थ पार्ट में पार्ट 4 में लेंगे, पार्ट 4 में लेंगे। तो तब तक आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए। पेपर बहुत अच्छा था, गहराई से अध्ययन करेंगे, समझेंगे। एक ही पेपर आपके ये 10 पेपरों के बराबर काम करेगा यदि इसको आप सही ढंग से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कॉपी में नोट्स टाइप लिख लेते हैं। इन्हीं प्रश्नों में से घूम के, चाहे वो एपीओ का हो, वेलफेयर इंस्पेक्टर का हो, CSWA का हो, OS का हो, सीनियर क्लर्क का हो, जूनियर क्लर्क का हो, इसी में यही प्रश्न बार बार घूमते रहते हैं और यही अपने को याद नहीं रह पाते, यही अपने से गलत हो जाते हैं। कई बार हम बुक्स और नोट्स से गलत पढ़ लेते हैं, तो उसके लिए हमारा ग्रुप है, आप ग्रुप में एडमिट हो सकते हैं। तो जो भी आपके डाउट है आप ग्रुप में डाल सकते हैं। ग्रुप में बहुत दिग्गज महाशय हैं जो फटाफट आपके प्रश्नों का उत्तर तुरंत ग्रुप में दे देते हैं, तो आपके डाउट क्लियर होंगे वहां। तो 80% तक आप इस पेपर में कर लिए हैं, 30 प्रश्न बचे हैं इसमें 81 से 110 तक, जिसमें 10 राजभाषा के भी हैं। तो इसका जो पार्ट 4 है उसमें इस पेपर का एंड हो जाएगा और फिर हम ग्रुप में टेस्ट लेंगे एक नए पेपर का, फिर उसको हम वीडियो पे लेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय रेलवे।